हेलो फ्रेंड्स, मनोज राजगुरु की पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियो, उनके कंटेंट और उनका प्रेजेंटेशन पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे और एक ही प्लेटफॉर्म पर आप मेरे सारे वीडियो को एक्सेस कर सकें। थैंक यू। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्री परिषद। हम लोग जानते हैं कि सरकार के तीन अंग होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव, एक लेजिस्लेचर और दूसरा तीसरा जुडिशरी। तीनों के अपने अपने डिफाइन कार्य हैं किसी भी स्टेट के अंदर। और जब हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो एग्जीक्यूटिव का मतलब सरकार का वो अंग, वो पार्ट जो लॉ को एग्जीक्यूट करता है। इंडिया के अंदर जब हम बात करें कि हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और थ्योरेटिकली भी अगर हम देखें तो एग्जीक्यूटिव मोटे तौर पर दो तरह से देखी जा सकती है। एक जिसमें जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में होती है और दूसरा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में होती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है। तो हमारी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो जिसको हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, सरकार के बोलचाल की भाषा में सरकार के नाम से जानते हैं, उसका प्रावधान भी संविधान के अंदर नजर आता है। तो ये जो पूरी मंत्री परिषद है, ये हम कहते हैं कि हमारे यहाँ की रियल एग्जीक्यूटिव है, वास्तविक कार्यपालिका है, जिसका हेड प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ये काम करती है। तो क्या ये प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किए गए हैं, उसी को हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर कुछ की फीचर्स के रूप में अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो मॉडल अडॉप्ट किया है हमने, ये ब्रिटिश मॉडल को अडॉप्ट किया है। जैसे ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो होता है वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में एक क्लोज रिलेशन होता है। और एग्जीक्यूटिव में भी दो तरह की एग्जीक्यूटिव होती है, एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और दूसरा रियल एग्जीक्यूटिव। तो सेम फॉर्मेट हमारे यहाँ पर भी अडॉप्ट किया किया गया है। हमारे यहाँ पर भी दो प्रकार की एग्जीक्यूटिव है, एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव जिसको हमने प्रेसिडेंट के रूप में पढ़ लिया है, और दूसरा जो रियल एग्जीक्यूटिव है जिसको कि हम प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद के रूप में जानते हैं। तो ये पूरा ब्रिटिश मॉडल है, हमने ब्रिटिश सिस्टम से अडॉप्ट किया हुआ ये मॉडल है, जो कि हमारे यहाँ पर एग्जीक्यूटिव के रूप में देखा जाता है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पर कहें तो हम ये कह सकते हैं कि इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का लीडरशिप जिसके पास होती है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भारतीय राज्य के जितने भी जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स हैं, इसको मोटे तौर पर देखने का काम करती है। जैसे कि हमने कहा कि कार्यपालिका का काम है कानूनों को एग्जीक्यूट करना, तो वो दो तरह से हम बता सकते हैं, एक पॉलिटिकल फील्ड में और एक एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में। जो भी लॉ हमारे यहाँ पर लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जा रहे हैं, उनको ग्राउंड लेवल पर कैसे इंप्लीमेंट करना है, इसके लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होगा, उसका प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किया गया है। तीसरी बात हम यहाँ पर बता सकते हैं कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दो आर्टिकल, एक आर्टिकल 74 और एक आर्टिकल 75, मेनली ये दो आर्टिकल ऐसे हैं जो हमारे यहाँ पर मंत्री परिषद की संरचना, उसकी कार्य, उसकी शक्तियां, उसके लिए योग्यताएं, इन सब चीजों को डिस्कस करते हैं या इनके बारे में वो प्रोविजन करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि संविधान में दो बड़े अनुच्छेद हैं, 74 और अनुच्छेद 75, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम के तहत हमारे यहाँ पर मंत्रिमंडलीय या मंत्री परिषद की व्यवस्था का उल्लेख करते हैं। फिर एक अगली बात हम यहाँ पर बता सकते हैं कि संविधान, जो हमारा मूल संविधान है, उसके अंदर कहीं पर भी मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। देखिए, बोलचाल में हम कोई भी वर्ड यूज कर लें, लेकिन ये दो अलग अलग टेक्निकल वर्ड्स हैं, एक कैबिनेट यानी कि मंत्रिमंडल और दूसरा मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जब हम आर्टिकल 74 और 75 की बात करते हैं तो उसमें कैबिनेट शब्द का उल्लेख नहीं है। ये कैबिनेट शब्द बाद में हमारे आर्टिकल 352 के अंदर 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इंक्लूड किया गया है। लेकिन जब हम मूल संविधान की बात करते हैं तो उसमें कैबिनेट शब्द का उल्लेख नहीं है, बल्कि वहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्री परिषद शब्द का उल्लेख किया गया है। एक आखिरी बात यहाँ पर अगर हम करें की फीचर्स के रूप में, तो हम कह सकते हैं कि ये मंत्री परिषद जो है वो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए गठित की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा।
कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस क्या है, अगर हम उसको डिस्कस करें तो जैसे अभी हमने कहा दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75। इन दोनों आर्टिकल्स में मेनली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में चर्चा की गई है। तो आर्टिकल 74 क्या कहता है? 74 के बारे में हम सबसे पहली बात ये करते हैं कि राष्ट्रपति को सलाह यानी कि एडवाइस और उसके काम को असिस्ट करने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी। आप याद कर कीजिए, आर्टिकल 53 के अंदर भारत की सारी कार्यपालिका शक्तियां किसके अंदर निहित की गई है? राष्ट्रपति के अंदर निहित की गई है। लेकिन राष्ट्रपति उनको रियल में उनका यूज नहीं कर सकता। उन सब शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा या किसके माध्यम से किया जाएगा? तो कॉन्स्टिट्यूशन खुद कहता है कि राष्ट्रपति जो है वो अपने अधीनस्थों अधिकारियों के माध्यम से, जिसमें हम बता सकते हैं आर्टिकल 74 के तहत मंत्री परिषद के माध्यम से वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। तो जो मंत्री परिषद का प्रावधान है वो आर्टिकल 74 में किया गया है, राष्ट्रपति को उसके कार्यों में एडवाइस देने के लिए या उसके कार्यों में असिस्ट करने के लिए। और आर्टिकल 74 के अंदर ही ये प्रावधान किया गया है कि इस पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जो लीड करेगा, वो लीड करने का काम प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जाएगा। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का लीडरशिप किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है। फिर एक और बात यहां पर हम कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट जो है अपने उसको जो जो भी पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं वो सारे पावर्स यूज करने के लिए वो एसेंशियली, यहां ध्यान रखना अनिवार्य शब्द की हम बात कर रहे हैं, वो एसेंशियली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के अकॉर्डिंग ही काम करेगा, वो स्व विवेकीय शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा। तो जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था, राष्ट्रपति जो कि हमारा संवैधानिक प्रधान है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी है, हमारा कार्यपालिका का प्रधान भी है। संविधान ने सारी शक्तियां कार्यपालिका की उसी राष्ट्रपति के पद में निहित की गई है, लेकिन उसके बावजूद राष्ट्रपति अपनी मन मर्जी से, अपने विवेक से उन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। आर्टिकल 74 के अनुसार मंत्री परिषद की सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। तो ये एक पहला प्रोविजन जो हम आर्टिकल 74 के अनुसार बता सकते हैं। दूसरी बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं आर्टिकल 75, जिसके अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का उल्लेख किया गया है। अलग अलग प्रोविजंस इस आर्टिकल 75 के अंदर किए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या बात की गई है कि प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेगा। हम लोग प्रेसिडेंट के पावर्स में इसको डिटेल में देख चुके हैं, फिर भी एक बार यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट कर रहा है? पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड के रूप में वो किसको अपॉइंट कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर को। और इसका प्रोसेस क्या है कि लोअर हाउस में हमारी संसद, क्योंकि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या कहता है कि लोअर हाउस के जो जनरल इलेक्शन होते हैं उसमें जिस पार्टी को मेजोरिटी मिलती है उसी पार्टी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर अपॉइंट करने का काम राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यहां पर हम एक चीज और एडिशन के तौर पर बता सकते हैं कि पिछले कुछ डिकेड से हमारे यहाँ पर क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम के कारण कोई एक पार्टी मेजोरिटी में नहीं आ रही है। तो ऐसी स्थिति के अंदर कोलिएशन बनते हैं, जिसको हम गठबंधन कहते हैं। गठबंधन का मतलब जब कुछ पार्टियां मिलकर कलेक्टिवली इलेक्शन फाइट करती है या इलेक्शन के बाद जब वो कोलिएशन करती है, तो ऐसे कोलिएशन का जो लीडर होता है उस लीडर को प्रेसिडेंट के द्वारा प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर अपॉइंट किया जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात कि राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 75 के तहत प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करता है, और उस प्रधानमंत्री की रिकमेंडेशन पर वो दूसरे मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। तो ये दूसरे मिनिस्टर्स भी कहां से होंगे? उसी मेजोरिटी पार्टी में, या जिस कोलिएशन को मेजोरिटी मिली है उस कोलिएशन में से प्रधानमंत्री की रिकमेंडेशन वाले व्यक्तियों को वो मिनिस्टर्स की पोस्ट पर अपॉइंट करता है। तो ये आर्टिकल 75 का पहला प्रोविजन। दूसरी बात यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते वक्त ये ध्यान में रखा जाता है कि मिनिस्टर्स का एक नंबर तय है। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 2003 में 91 जो हमारा संविधान संशोधन था, 91वें संविधान संशोधन, उसके अंदर एक प्रावधान तय किया गया। वो प्रोविजन क्या था कि लोअर हाउस का जो हमारे यहाँ टोटल नंबर है, लोकसभा में जैसे हम कहते हैं टोटल नंबर है 545, तो लोअर हाउस के 15% से ज्यादा
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नंबर्स नहीं होने चाहिए। यानी कि मंत्रिपरिषद में कुल कितने सदस्य होंगे, तो हम कह सकते हैं कि लोकसभा की सदस्य संख्या का 15% मैक्सिमम, मिनिमम हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम नंबर कितना होगा कि लोकसभा में कुल जितने मेंबर हैं उनका 15%। और ये प्रोविजन 2003 में जो 91वें संविधान संशोधन किया गया था उसके माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशन में इसको इंक्लूड किया गया। फिर हम यहाँ पर एक चीज और कह सकते हैं कि सपोज कोई मिनिस्टर, किसी व्यक्ति को मिनिस्टर्स बना दिया जाए प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन के ऊपर, और मिनिस्टर अपॉइंट करने के बाद यदि ये देखा जाए कि उसका इलेक्शन वैलिड नहीं है या वो हाउस का मेंबर बनने की योग्यता नहीं रखता है और उसका इलेक्शन इनवैलिड डिक्लेयर हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य भी नहीं रहता है, उसे अपनी पोस्ट से तुरंत रिजाइन करना पड़ता है। तो ये एक और प्रावधान आर्टिकल 75 का हम बता सकते हैं। फिर आर्टिकल 75 में एक चीज और की कही गई है कि मंत्री परिषद के जितने भी मेंबर हैं वो डिजायर ऑफ प्रेसिडेंट तक अपने पद पर बने रहेंगे, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज में क्या कहते हैं कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, है ना। प्रसाद पर्यंत मतलब राष्ट्रपति की इच्छा तक। राष्ट्रपति अगर चाहे तो उनसे इंडिविजुअली उनको बर्खास्त भी कर सकता है या उनसे इंडिविजुअली उनका रेजिग्नेशन भी ले सकता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि मंत्री परिषद में मंत्रियों के कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। एक और बात यहां पर हम कह सकते हैं कि ये जो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है इसको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 75 के तहत लोकसभा के प्रति कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी के दायित्व से बांधा गया है। यानी कि पूरी की पूरी मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करती है। जब तक लोकसभा में बहुमत दल का विश्वास बना रहता है तब तक ये पूरी जो मंत्री परिषद है वो कार्य करती है, और जैसे ही लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है हम ये कहते हैं कि पूरी की पूरी मंत्री परिषद को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। भले ही वो किसी एक मंत्री या एक विभाग की गलती के आधार पर अविश्वास पारित हुआ हो या पूरे मंत्री परिषद की असफलता के आधार पर अविश्वास पारित हुआ हो, पूरी मंत्री परिषद को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। तो ये एक और प्रोविजन की कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी जो आर्टिकल 75 के द्वारा बताई गई है। हम एक चीज और बता सकते हैं कि ये जो पूरी मंत्री परिषद है वो गोपनीयता की शपथ लेती है, और वो शपथ उसे कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट दिलाता है। ये प्रावधान भी आर्टिकल 75 के अंदर किया गया है। आर्टिकल 75 के अंदर ही ये भी कहा गया है कि इन मिनिस्टर्स के जितने भी सैलरी होगी, जितने भी वेजेस होंगे, वो डिसाइड कौन करेगा, पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। यानी कि संसद के द्वारा इन मंत्री परिषद के टाइम पर इन मंत्री परिषद के सभी मंत्रियों की सैलरी और वेजेस का डिसाइड किया जाएगा, उनका निर्धारण किया जाएगा। एक चीज और यहां पर हम बता सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को, पार्लियामेंट के किसी व्यक्ति को संसद का मेंबर, मंत्री परिषद का मेंबर बना दिया जाता है प्रधानमंत्री की रिकमेंडेशन पर, और अगर वो बिना इंफॉर्मेशन रेगुलर 6 महीने तक संसद की गतिविधियों में भाग ना ले, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर वो रेगुलर 6 महीने तक अब्सेंट रहे, तो ऐसी स्थिति में उसको अपनी मंत्री परिषद की पोस्ट से रिजाइन देना पड़ता है, उसका मंत्री परिषद का पद उसके हाथ से चला जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान यहाँ पर हम लोग बता सकते हैं मंत्री परिषद से जुड़ा हुआ। अच्छा, यहाँ पर हम एक और बात अभी यहाँ पर कर लेते हैं कि आर्टिकल 74 ये कहता है कि पूरी मंत्री परिषद जो है वो राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए बनाई गई है ना। और हमने ये भी कहा कि ये मंत्री आते कैसे हैं, तो अब यहाँ पर हम कुछ प्रैक्टिकल बात और कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री की रिकमेंडेशन पर ये सारे मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ कुछ बातों का ध्यान प्रधानमंत्री को रखना पड़ता है मंत्री परिषद के निर्माण के वक्त। यानी कि वो ये देखता है कि उसकी पार्टी के अंदर जिन जिन व्यक्तियों को वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में रिकमेंड कर रहा है वो हर क्लास को रिप्रेजेंट करे। हमारे यहाँ पर अलग अलग डाइवर्सिटी है, तो वो हर रिलीजन को रिप्रेजेंट करने वाले होने चाहिए, वो हर क्लास को रिप्रेजेंट करने वाले होने चाहिए, हर जेंडर का उसमें रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, पूरे देश का जो रीजनल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही स्टेट से सारे व्यक्ति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ले लिए, रीजनल रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए।
एक्सपीरियंस्ड और जो बार बार चुनकर आ रहे हैं ऐसे ही व्यक्तियों को भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। तो प्रैक्टिस में प्राइम मिनिस्टर जो है वो बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मंत्रियों के लिए व्यक्तियों का सिलेक्शन करता है और फिर उन नामों को रिकमेंड करता है राष्ट्रपति के लिए। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताई गई है ये बातें प्रैक्टिस में है कि प्रधानमंत्री को व्यवहार में किन किन बातों का ध्यान में रखना पड़ता है, जिसके माध्यम से वो राष्ट्रपति को सलाह देने वाली एक मंत्रिपरिषद का गठन करेगा। तो ये एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हम यहाँ पर बता सकते हैं। फिर यहाँ पर एक चीज और जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कही थी, हमारे यहाँ पर 2 अमेंडमेंट हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, 42nd और 44th। इन दोनों अमेंडमेंट के अंदर ये क्लियरली कहा गया है कि राष्ट्रपति जो भी काम करेगा अनिवार्यतः वह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर करेगा, वो बाउंड है। मतलब हम कह सकते हैं इन दोनों संविधान संशोधनों के माध्यम से प्रेसिडेंट को बाउंड किया गया है कि वो कोई भी निर्णय अगर लेगा तो वो मंत्रिपरिषद के परामर्श और उसकी सलाह पर ही लेगा, उसको इग्नोर करते हुए प्रेसिडेंट के द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। तो ये एक और इंपॉर्टेंट बात। फिर दूसरी बात, यहाँ पर एक चीज हम बता सकते हैं कि सारी शक्तियां कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको सौंपी है? प्रेसिडेंट को सौंपी है, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर केवल उसको असिस्ट कर रही है। अब देखिए यहाँ किस तरह से एक महत्वपूर्ण बात डिस्कस की गई है कि प्रेसिडेंट सारे काम किसकी एडवाइस पर करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर। लेकिन कर कौन रहा है? प्रेसिडेंट खुद कर रहा है। इसीलिए ये कहा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो भी एडवाइस देगी उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। मंत्री परिषद जो भी सलाह या परामर्श राष्ट्रपति को देंगे एग्जीक्यूटिव पावर्स को यूज करने के लिए, वो न्याय के या वाद के योग्य नहीं है, कोर्ट में उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के आपसी रिलेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होते हैं उसके माध्यम से डिसाइड किया गया है। इसीलिए मंत्रिपरिषद के सदस्य जो है वो फ्री होकर बिल्कुल तनाव से या किसी भी बाध्यता से मुक्त रहते हुए राष्ट्रपति को उसके कार्यों के लिए सलाह देते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है वो पूरा गोपनीयता के सिद्धांत के आधार पर काम करता है। गोपनीयता का मतलब सीक्रेट बेस पर प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है इस मंत्रिपरिषद के द्वारा। यहाँ पर हम एक बात और बता सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के 2 डिसीजन की हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था कि अगर किसी कंडीशन में, जैसे 5 साल का टेन्योर है लोकसभा का, है ना, और लोकसभा 5 साल के बाद जनरल इलेक्शन के लिए उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है, उसका विघटन कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विघटित नहीं होगी जब तक कि नए प्राइम मिनिस्टर और नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट नहीं हो जाता। तब तक भले ही लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी हो, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एग्जिस्ट रहती है, रहेगी। ये 1971 के सुप्रीम कोर्ट का एक इंपॉर्टेंट डिसीजन था। इसी तरह से 1974 के अंदर एक और बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अंदर कि जैसे आप लोगों ने पिछला एक टॉपिक पढ़ा था प्रेसिडेंट, है ना, हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट को इमरजेंसी पावर है। हमने क्या कहा? प्रेसिडेंट को यदि ये संतुष्टि हो जाए कि देश में युद्ध या आपात की स्थिति है तो वो इमरजेंसी पावर्स का यूज कर सकता है। इसी तरह से आर्टिकल 356 में हमने क्या कहा था? यदि प्रेसिडेंट को ये संतुष्टि हो जाए, उसको ये लग जाए कि किसी देश के अंदर संवैधानिक स्तर पर शासन चलाना मुश्किल हो रहा है, तो वहां आर्टिकल 356 के तहत इमरजेंसी लगा सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो राष्ट्रपति की संतुष्टि का जो शब्द यूज किया गया है, इसका मतलब क्या है? वो राष्ट्रपति का अपना विवेक नहीं है। यहां प्रेसिडेंट की संतुष्टि का मतलब है मंत्रिपरिषद की संतुष्टि। क्योंकि हमने दोनों आर्टिकल्स में भी देखा था एग्जांपल के तौर पर कि ये जो इमरजेंसी पावर का यूज किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन पर 352 में, आर्टिकल 352 में रिटर्न रिकमेंडेशन जरूरी है, और इसी तरह से आर्टिकल 356 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन जरूरी है। तो यहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की संतुष्टि है, राष्ट्रपति की इंडिविजुअल संतुष्टि नहीं है। तो ये चीज भी हमको समझना हमारे लिए जरूरी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बात जो हम इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बता सकते हैं।
अब जैसे हमने कहा था मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो हम पहली बात बता सकते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट किया जाता है और रिकमेंडेशन किसके द्वारा की जाती है, प्राइम मिनिस्टर्स के द्वारा। और वो जिन जिन व्यक्तियों को रिकमेंड करता है उन उन व्यक्तियों को प्रेसिडेंट राष्ट्रपति ऐसा मंत्रियों के पद पर नियुक्त करता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक बात करते हैं कि जब पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जिस पार्टी या कोलिएशन को लोअर हाउस में मेजोरिटी मिलती है उसी को सरकार बनाने का जिम्मा सौंपा जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। या हम कहते हैं कि प्रेसिडेंट उसी पार्टी या कोलिएशन को इनवाइट करता है जिसको मेजोरिटी मिली है, लेकिन वो मेजोरिटी कहां पर मिली है, लोअर हाउस में। इसका मतलब ये नहीं है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सारे मेंबर लोअर हाउस से ही होंगे। प्रधानमंत्री अगर चाहे, क्योंकि अभी हमने क्या कहा, सबसे पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का गठन बाद में होता है, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट होता है। तो जिस भी पार्टी या कोलिशन को मेजोरिटी मिलती है सबसे पहले वो अपना एक लीडर अपॉइंट करती है। मेजोरिटी पार्टी अपना एक लीडर अपॉइंट करती है। वो लीडर लोअर हाउस का भी हो सकता है या अपर हाउस का भी हो सकता है, लोकसभा या राज्यसभा का, दोनों में से किसी भी सदन का हो सकता है। उसको जब प्रधानमंत्री के पद पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कर दिया जाता है तब राष्ट्रपति मंत्रियों के लिए अपने मेजोरिटी पार्टी या मेजोरिटी वाले कोलिएशन से लोगों का सिलेक्शन करता है। अब वो मंत्री के लिए सिलेक्टेड व्यक्ति भी लोकसभा के भी हो सकते हैं और राज्यसभा के भी हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा मंत्री परिषद एक ही हाउस का हो, लोकसभा का ही हो। वो राज्यसभा के अंदर से भी अपनी अपनी पार्टी से या अपने कोलिएशन से मंत्रियों का सिलेक्शन कर सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात। यहाँ पर एक और चीज हमारे लिए जानना जरूरी है कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, क्या उसको सेंट्रल की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में स्पेस दिया जा सकता है? तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ऐसा व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसको भी मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन कंडीशन है उसके ऊपर। सशर्त किसी भी गैर संसद के सदस्य को सशर्त मंत्री बनाया जा सकता है। और वो कंडीशन, वो शर्त क्या है कि अगर सपोज करो आज मुझे मनोज राजगुरु को नरेंद्र मोदी जी मंत्री बना लेते हैं, मैं ना तो लोकसभा का सदस्य हूं ना राज्यसभा का सदस्य हूं, तब करना क्या पड़ेगा मुझे, आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर मुझे लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी एक हाउस की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। इलेक्शन फाइट करके मुझे दोनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। यानी कि अधिकतम 6 महीने तक कोई व्यक्ति संसद का सदस्य ना रहते हुए भी मंत्री रह सकता है। अगर उसको कंटिन्यू करना है तो उसको डेफिनेटली किसी एक हाउस का इलेक्शन फाइट करके मेंबर बनना पड़ेगा। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि एक बार एक कंडीशन में किसी गैर संसद के सदस्य को भी मंत्री बनाया जा सकता है। ठीक है, दूसरी बात, अब यहां पर हम एक चीज और टेक्निकली डिस्कस करते हैं। सपोज करो कोई मिनिस्टर राज्यसभा का मेंबर है ना, मतलब जैसे अभी हमने कहा ना कि प्रधानमंत्री दोनों हाउस में से अपने मिनिस्टर्स का सिलेक्शन कर सकता है। तो सपोज करो कोई व्यक्ति राज्यसभा का मेंबर है, तो मंत्री होने के नाते वो लोकसभा की कार्यवाही की बैठकों में हिस्सा ले सकता है, वहां पर अपनी बात रख सकता है, लेकिन वो लोकसभा में जब भी किसी विषय पर वोटिंग होगी उस पर अपने वोटिंग राइट्स का यूज नहीं कर सकता। वो अपने वोटिंग राइट्स का यूज केवल राज्यसभा में करेगा। इसी तरह से अगर कोई मंत्री परिषद का कोई मेंबर लोकसभा का सदस्य है तो वो राज्यसभा के अंदर उपस्थित हो सकता है, राज्यसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, राज्यसभा में अपने किसी विषय पर अपने विचार रख सकता है, लेकिन राज्यसभा में जब भी वोटिंग होगी किसी विषय पर तो उसको अपने वोटिंग राइट्स नहीं होंगे, क्योंकि वो मेंबर किसका है, लोकसभा का। इसलिए वो केवल लोकसभा के अंदर ही जब भी वोटिंग का प्रोसेस होगा उसमें वो वोट देने का राइट रखता है। तो ये कुछ और प्रोविजंस जो हम मंत्रियों के नियुक्ति के संबंध में बता सकते हैं। फिर एक बात, ये जितने भी मिनिस्टर्स हैं इन सब मिनिस्टर्स को ओथ और अफर्मेशन कौन दिलाता है? आर्टिकल 75 का सब सेक्शन 4 ये कहता है कि राष्ट्रपति के द्वारा इन मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। नियुक्ति अलग चीज है और नियुक्ति के बाद उनको ओथ दिलाना वो एक अलग चीज है। तो ओथ दिलाने का काम कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट कर रहा है।
अब यहाँ पर हम बात करते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी की। ये जो चीज है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 75 के अंदर मंत्रियों की रेस्पॉन्सिबिलिटी को डिसाइड किया गया है। हमारे यहाँ पर हम कह सकते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए दो तरह की रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई गई है, एक कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरा इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम कहते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है? देखिए, जब भी हम पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करते हैं तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का बेसिक फंडा है। बेसिक फंडा जिसको हम कहते हैं मौलिक सिद्धांत। मौलिक सिद्धांत के तहत हम क्या कह सकते हैं? अभी मैंने कहा था, जब तक मंत्री परिषद का विश्वास लोकसभा में बना रहता है तब तक अपने वो पद पर पूरी मंत्री परिषद बनी रहती है, और जैसे ही मंत्री परिषद का विश्वास लोकसभा में खो जाता है या मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित हो जाता है, पूरे के पूरे मंत्री परिषद को अपनी पद से रेजिग्नेशन देना पड़ता है। तो आर्टिकल 75 का सब सेक्शन 3 लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी बनाने का काम मंत्री परिषद को करता है। तो ये एक बात। और लेकिन अभी चूंकि जब हम कह रहे हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका यानी कि संसद और मंत्री परिषद के बीच में क्लोज रिलेशन है, तो यहां पर हम एक चीज और ऐड कर सकते हैं कि अगर कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत नो कॉन्फिडेंस मोशन के द्वारा मंत्री परिषद को हटा दिया जाता है, तब कॉन्स्टिट्यूशन मंत्री परिषद को भी ये राइट देता है कि वो लोकसभा को डिसॉल्व करने की रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को कर सकती है। तो ये एक और बात जो एक सप्लीमेंट प्रोविजन है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी का, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताया गया है। फिर यहां पर हम एक और लॉजिक दे सकते हैं कि कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह से एस्टेब्लिश की गई है। तो ये कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि मंत्री परिषद के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो सब निर्णय मंत्री परिषद के सभी मंत्रियों को मानने पड़ते हैं, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। अगर कोई मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई मिनिस्टर सरकार के यानी कि मंत्री परिषद के अंदर लिए गए निर्णयों पर या विचारों पर एग्री नहीं करता है, वो डिसएग्री कर रहा है, तो उसे अपनी पोस्ट से इंडिविजुअली रिजाइन देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहां पर हम कहते हैं कि ये कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं वो मंत्री परिषद के सभी सदस्यों की सहमति से प्रधानमंत्री के द्वारा लिए जा रहे हैं। तो ये एक और प्रोविजन जो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी का बताया गया है। नेक्स्ट एक और जो बात हम कर रहे हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी का भी प्रोविजन किया गया है, जिसको हम कह रहे हैं व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का मतलब एक व्यक्ति, मंत्री परिषद का एक मंत्री, एक सदस्य अपने कार्य के लिए खुद जिम्मेदार है ना। और इसी के लिए आर्टिकल 75 के सब सेक्शन 2 में क्या कहा गया है कि कोई भी मंत्री परिषद का कोई भी मेंबर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बना रहता है, मतलब राष्ट्रपति की इच्छा तक। अब ये क्यों? तो क्योंकि वो इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर ये प्रोविजन रखा गया है। अगर किसी मंत्री का कार्य संतोषप्रद नहीं है, अगर कोई मंत्री परिषद के फैसलों से एग्री नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में प्राइम मिनिस्टर कभी भी उस मिनिस्टर को रेजिग्नेशन देने के लिए कह सकता है। यहां ध्यान रखना, हम इंडिविजुअल एक मंत्री की बात कर रहे हैं जो कि या तो काम सही ढंग से नहीं कर पा रहा है या वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के डिसीजन से एग्री नहीं कर रहा है। तो ये इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी तय की गई है। और इसके पीछे रीजन क्या है? ताकि पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में एक कॉमन राय बनी रहे हर विषय पर, हर कार्य पर। हम ये कह सकते हैं कि कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी को डिसाइड करने के लिए इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी का प्रोविजन आर्टिकल 75 के द्वारा किया गया है। तो ये मंत्रियों के उत्तरदायित्व को भी कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 75 में डिसाइड किया गया है। हम यहाँ पर कुछ स्पेशल फैक्ट्स को भी डिसाइड कर लेते हैं। चूंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि भारत का ये जो पूरा मॉडल है वो हमने ब्रिटिश मॉडल से अडॉप्ट किया है ना। ब्रिटेन में जिस प्रकार का पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहां पर जिस प्रकार से दो तरह की एग्जीक्यूटिव है, वहां पर जिस प्रकार से रियल एग्जीक्यूटिव के रूप में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बनाया गया है, उसी पैटर्न को इंडिया में भी अपनाया गया है। लेकिन एक थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर क्या है कि ब्रिटेन के अंदर जब भी कोई
लो बनना होता है ना, जब भी कोई कानून बनना होता है, वहां की पार्लियामेंट अगर किसी बिल को अप्रूव कर देती है, तो वहां पर राजा, सम्राट जिसको हम कहते हैं, क्राउन, तो वो उस पर हस्ताक्षर नहीं करके मंत्रियों के प्रति हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। मतलब हमारे यहाँ पर क्या है, संसद के द्वारा पारित विधेयक पर सिग्नेचर कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन ब्रिटेन के अंदर क्या है कि पार्लियामेंट के द्वारा पारित किए गए विधेयकों पर या सरकारी आदेशों पर हस्ताक्षर कौन करता है, कंसर्न मिनिस्टर्स के द्वारा किया जाता है। इसीलिए ब्रिटेन के अंदर एक बात कही जाती है कि सम्राट कभी गलती नहीं करता, सम्राट को कभी भी रेस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता। तो हस्ताक्षर कौन कर रहा है, मंत्री कर रहा है। इसीलिए उस कानून के लिए, उस कार्य के लिए रेस्पॉन्सिबल भी कौन है, वो मंत्री है। और उस मंत्री को उसके कार्यों के लिए कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ये प्रोविजन ब्रिटेन के अंदर है। लेकिन अगर हम इंडिया में बात करें, तो इंडिया में हम क्या कह सकते हैं कि भारत में सारे काम कर कौन रहा है, प्रेसिडेंट कर रहा है। बिल के ऊपर सिग्नेचर भी कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट कर रहा है। इसीलिए कानूनी तौर पर मंत्रियों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई विधिक रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और इसीलिए उनके कार्यों को लेकर कोई जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन या उनको जुडिशरी के अंदर चैलेंज, इंडिविजुअली चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो ये एक डिफरेंस है जो इंडियन सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम के अंदर हम लोग बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं मंत्री परिषद की संरचना, उसका कॉम्पोजिशन किस प्रकार का होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। तो हम बता सकते हैं मोटे तौर पर 3 तरह के मंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में होते हैं। सबसे पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिनको हम बोलते हैं कैबिनेट मंत्री। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जिनको हम पोर्टफोलियो कहते हैं, विभाग कहते हैं, मंत्रालय कहते हैं, उन मंत्रालयों के जो प्रमुख होते हैं, मुखिया होते हैं, उसको मोटे तौर पर हम कैबिनेट मिनिस्टर्स के रूप में जानते हैं। और पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस पोस्ट होती है प्राइम मिनिस्टर्स के बाद, प्राइम मिनिस्टर के बाद, तो वो कैबिनेट मिनिस्टर्स की ही होती है। मतलब किसी भी विभाग के मुखिया को हम कैबिनेट मंत्री के रूप में समझ सकते हैं, है ना। और सरकार के द्वारा, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा जो पॉलिसी डिसाइड की जा रही है, उसमें इन्हीं कैबिनेट मिनिस्टर्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो कॉम्पोजिशन में पहली बात हम क्या कर रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर। दूसरी बात हम कर सकते हैं स्टेट मिनिस्टर, जिनको कहा जाता है राज्य मंत्री। 2 तरह के स्टेट मिनिस्टर्स हो सकते हैं। अगर कोई कोई पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका ज्यूरिसडिक्शन बहुत बड़ा है, उसके फंक्शंस बहुत बड़े हैं, तो कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करने के लिए, उसके काम में उसको सहयोग करने के लिए स्टेट मिनिस्टर अपॉइंट किए जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई 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 पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा महत्व का नहीं है, लेकिन उसके काम करना उस पोर्टफोलियो का होना जरूरी है, तब ऐसी स्थिति में उस मंत्रालय में कैबिनेट मिनिस्टर को अपॉइंट ना करके सीधा स्टेट मिनिस्टर को अपॉइंट कर दिया जाता है और उसको इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया जाता है। तो ऐसे राज्य मंत्रियों को क्या कहा जाता है, ये स्वतंत्र प्रभार वाले, इंडिपेंडेंट चार्ज वाले स्टेट मिनिस्टर हैं। तो 2 तरह के स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं, एक वो जो कैबिनेट मिनिस्टर को किसी पोर्टफोलियो में असिस्ट करते हैं, और एक दूसरा वो स्टेट मिनिस्टर्स जो इंडिपेंडेंट चार्ज लेकर किसी पोर्टफोलियो को रन करते हैं, उनके ऊपर उनके पोर्टफोलियो में कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होता है। तो ये हम लोग बता सकते हैं दूसरा कॉम्पोजिशन में जो दूसरा टाइप है मिनिस्टर्स का, स्टेट मिनिस्टर का। तीसरी बात हम करते हैं उप मंत्री, है ना। अब यहां आप लोग ध्यान रखना, ये कॉम्पोजिशन के अंदर सबसे लोअर लेवल के मिनिस्टर्स होते हैं। सबसे ऊपर कैबिनेट मिनिस्टर होता है, फिर स्टेट मिनिस्टर होता है, उसके बाद उप मंत्री होता है। ये एक प्रकार के असिस्टेंट्स हैं बाकी दोनों में, कि अगर कोई राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाला है तो उसके पोर्टफोलियो में भी एक उप मंत्री की व्यवस्था की जा सकती है। और अगर कैबिनेट मंत्री के साथ अगर राज्य मंत्री है और वो विभाग, वो मंत्रालय बहुत बड़ा है, इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, तो वहां पर भी उप मंत्री की व्यवस्था की जा सकती है। ये उप मंत्री जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल और पार्लियामेंट्री फंक्शंस में कैबिनेट मिनिस्टर को या स्टेट मिनिस्टर्स को हेल्प करने का काम करते हैं। तो मोटे तौर पर हम 3 प्रकार के मंत्री बता सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में एक और बात की गई है, और वो है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की। अगर हम पूरी कॉम्पोजिशन की बात करें, तो इन 3 मिनिस्टर्स के अलावा कभी कभी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को भी अपॉइंट किया जाता है। उसका स्टेटस भी
एक मंत्री की तरह होता है और उसका काम क्या है, जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं उन सीनियर मिनिस्टर्स को सपोर्ट करना उनके कार्यों में उनकी हेल्प करना। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर प्रधानमंत्री ऐसे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को अपॉइंट करे। राजीव गांधी की सरकार के अंदर इस प्रकार के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को अपॉइंट किया गया था, लेकिन हर सरकार पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी अपॉइंट करे ये जरूरी नहीं है। लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स और उप मंत्री का जो प्रावधान है वो अमूमन हर सरकार में हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और बात हम बता सकते हैं और वो है डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की व्यवस्था। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं पर भी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर्स का प्रोविजन करने के बारे में बाउंड नहीं किया गया है, कहीं पर भी उप प्रधानमंत्री की व्यवस्था नहीं है। लेकिन व्यवहार में हमारे यहाँ पर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का प्रयोग कई बार देखने में आया है भारतीय राज्य व्यवस्था में। ऐसा क्यों होता है? तो हम कहते हैं कि प्रैक्टिस के अंदर कई बार होता है कि जिस पार्टी को मेजोरिटी मिली है तो उस पार्टी के अंदर दो बड़े बड़े लीडर होते हैं और दोनों को उनकी प्रेस्टीज के अकॉर्डिंग पोस्ट देना जरूरी होता है। प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट तो एक ही है तो एक ही प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन दूसरे की प्रेस्टीज को कैसे कंसिडर किया जाए, उसको कैसे महत्व प्रदान किया जाए, तो उसके लिए उसको डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया जाता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में हम देख सकते हैं प्रैक्टिस में कई बार हमारे यहाँ पर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का प्रोविजन भी किया गया है। पॉलिटिकल सिस्टम को बैलेंस रखने के लिए जो पार्टी मेजोरिटी में आई है या जो कोलिशन मेजोरिटी में आया है उसके बैलेंस को बनाए रखने के लिए हर पार्टी के ईगो को, उनके लीडर्स को सेटिस्फाइड करने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। अगर कुछ एग्जांपल लें तो हम बता सकते हैं, सबसे पहले आजादी के बाद नेहरू सरकार के अंदर, जवाहरलाल नेहरू की सरकार के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। उसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार में मोरारजी देसाई को बनाया गया था। जब 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी तब चौधरी चरण सिंह को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। उसके कुछ समय बाद जब चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने तो बाबू जगजीवन राम को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। 1989 के अंदर जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी तब चौधरी देवीलाल को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। और आखिरी बार हम लोग कह सकते हैं जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी तब उस समय लाल कृष्ण आडवाणी को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। तो अभी तक हम देख सकते हैं कि 6 बार इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर या इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को भी अपॉइंट किया गया। हालांकि वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस में इस प्रकार का प्रोविजन हुआ है। ये डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ही एक पार्ट है, तो ये हमारे लिए समझना जरूरी है। तो ये हम लोग बात कर सकते हैं किस प्रकार से कॉम्पोजिशन होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। एक आखिरी बात जो आज की है वो हम कर लेते हैं, इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की विशेषता क्या है। तो हम लोग सबसे पहले फीचर्स के रूप में क्या बता सकते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो हेड है, लीडरशिप तो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा की जाती है, लेकिन चूंकि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एग्जीक्यूटिव कहलाती है तो इस एग्जीक्यूटिव का हेड कौन है? प्रेसिडेंट है, लेकिन वो केवल नॉमिनल हेड है। दूसरी बात हम लोग कह सकते हैं ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहां से बनती है, तो हम कह सकते हैं कि जिस पार्टी को या जिस कोलिशन को लोअर हाउस के जनरल इलेक्शन के अंदर मेजोरिटी मिलती है उसी मेजोरिटी वाली पार्टी या कोलिशन से हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हमारे यहाँ पर गठन होता है। यहां पर एक चीज मैं विशेष बता देता हूं, पहले यानी कि जब भारत के अंदर कोलिशन गवर्नमेंट नहीं बनती थी तब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एक और विशेषता हम बता सकते थे जो इसी से कनेक्ट है, वो है राजनीतिक सजातीयता, है ना, पॉलिटिकल यूनिफॉर्मिटी जिसको हम कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जिस दल को बहुमत मिला है, जब सारे के सारे मंत्री उसी बहुमत दल से होते हैं तो वो राजनीतिक सजातीयता का सिद्धांत कहलाता है। लेकिन अब जब से कोलिशन गवर्नमेंट बनना शुरू हुआ है तो एक दल के व्यक्ति ही मंत्री में नहीं होते बल्कि पूरे गठबंधन के व्यक्ति मंत्री परिषद के मेंबर होते हैं। इसलिए राजनीतिक सजातीयता का स्वरूप एक दल से बदलकर गठबंधन तक आ गया है। लेकिन फिर भी हम क्या कह सकते हैं, सरकार किसकी बनती है, मंत्री परिषद किसकी बनती है? मेजोरिटी वाली पार्टी या मेजोरिटी वाले कोलिशन की बनती है। तीसरी बात जो भी हमने थोड़ी देर पहले आर्टिकल 75 के अंदर देखी थी कि ये जो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ये व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही तरह के उत्तरदायित्व के व्यवस्था के आधार पर
काम करती है। फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जो मंत्री परिषद है उसका संसद से गहरा संबंध है। संसद से गहरा संबंध का मतलब हम तीन अर्थों में कह सकते हैं कि जब मंत्री परिषद के सारे मेंबर्स किसके मेंबर होंगे, संसद के सदस्य होंगे। अगर कोई गैर संसद का सदस्य भी मंत्री परिषद में है तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट की मेंबरशिप लेनी पड़ती है। तो एक तो हम ये बात बता सकते हैं कि मंत्री परिषद का संसद से क्लोज रिलेशन है। दूसरा, ये मंत्री परिषद कब तक काम करती है, तो हम कह सकते हैं कि जब तक इस मंत्री परिषद का या बहुमत दल का विश्वास सदन के अंदर बना रहता है तब तक वो अपने पद पर काम करती है। जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है मंत्री परिषद को अपनी पोस्ट से रिजाइन करना पड़ता है। और जब वो रिजाइन करती है तो उसके पास ये अधिकार होता है कि वो हाउस को, लोकसभा को डिसॉल्व करने की रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को दे सकती है। और अगर प्रेसिडेंट उसकी उस रिकमेंडेशन को मान लेता है तो लोकसभा को डिसॉल्व भी कर दिया जाता है। तो ये टेन्योर जो है लोकसभा का और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, वो एक दूसरे की विल पर डिपेंड करता है। ये दोनों के क्लोज रिलेशन को डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। अगली बात हम कह रहे हैं, मंत्री परिषद की लीडरशिप किसके पास होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास। सारे मंत्रियों को अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो प्रधानमंत्री के माध्यम से राष्ट्रपति के पास रहती है। सारी बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन, मंत्री अपॉइंट करना अलग बात है, उनके बीच में पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन करना अलग बात है। तो वो पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं, इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जो लीड करने का काम है वो प्राइम मिनिस्टर्स के द्वारा किया जाता है। अगली विशेषता हम बता सकते हैं, ये पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स गोपनीयता के सिद्धांत के आधार पर काम करती है। गोपनीयता का मतलब कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जब भी कोई बैठक होती है तो वो उसके एजेंडे, उसके डिसीजन सब गुप्त रहते हैं। पब्लिक डोमेन में अगर प्रधानमंत्री चाहे तो खुद ला सकता है, या अगर वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को अपॉइंट करता है तो उसके माध्यम से वो पब्लिक डोमेन में वो डिसीजन और वो सारा एजेंडा आता है। अदरवाइज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सारी बैठकें, उनकी कार्य प्रणाली, उनके डिसीजंस, वो सब गोपनीयता के आधार पर संचालित किए जाते हैं। और एक आखिरी बात जो हम यहाँ पर कर सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के फीचर्स के रूप में, कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर्स का प्रोविजन भी कुछ अवसरों पर हमें देखने को मिलता है। वो कंडीशन अभी मैंने बता दी क्यों है, लेकिन हमारे यहाँ पर 6 बार अभी तक डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया गया है। तो ये फीचर्स हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के।